वेलकम टू केआईटी सेंटर्स, अ प्लेटफॉर्म जो आपको एक बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक खास टॉपिक के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस टॉपिक में खास ये है कि ये किस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को रेगुलेट करता है, किस तरह के हार्मोन्स और फेजेस, साथ ही साथ ओवरऑल फंक्शन कैसे हो रहा है। यानी हम बात करने वाले हैं फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल मैकेनिज्म। कितने तरह के फेजेस से गुजरती है ये साइकिल, कितनी डेज में अकर होती है, कैसे इसके अंदर चेंजेस आते हैं और ये चेंजेस कब से शुरू होते हैं। यानी इन चेंजेस के शुरू होने के और एंड का कोई टाइम है या फिर ये जनरली स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि एट द एज ऑफ एडोलसेंस स्टार्ट होती है। अगर एज की बात करी जाए तो ये 9 से 16 साल के बीच में होती है, स्टार्टिंग पीरियड, जिसे हम मेनार्के बोलते हैं। जब फर्स्ट मेंसेस आता है तो उसे मेनार्के बोला जाता है। और खत्म होने की बात करें तो ये अप्रॉक्स 40 टू 55 की एज में खत्म हो जाती है। यानी जो लास्ट मेंसेस होगा उसे हम बोलते हैं मेनोपॉज। ये फीमेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ साथ पूरी की पूरी बॉडी हेल्थ की भी जांच करता है। अगर एक फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की वजह से किसी प्रॉब्लम में आ रही है, किसी कह सकते हो किसी डिजीज से घिर रही है या फिर किसी तरह का डिस्कम्फर्ट फील कर रही है अपनी बॉडी में, इट मींस उसका पूरा का पूरा बॉडी फंक्शन कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट फील करेगा। कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीजें या कोई ऐसी सिक्रेशंस है जो उसे प्रॉब्लम दे रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये इनफर्टिलिटी को भी शो करे। मेंसेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन लेडीज को या जिन गर्ल्स को मेंसेस नहीं होते हैं, उन्हें इनके लिए जांच करानी पड़ती है। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि मेंसेस का होना एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि नेक्स्ट जनरेटिंग लाइफ फॉर्म को आगे चलकर बनाएगा। या फिर यूं कहूं कि इसके होने से ही आपकी नेक्स्ट जनरेशन के आने का पता चलता है। आजकल इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में काफी ऐसी फीमेल्स हैं, जैसे कि मैं अगर नंबर्स की बात करूं तो हर 6 में से एक फीमेल ऐसी है जो कि इस बीमारी से गुजरती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं होते, या तो इरेगुलर है या फिर ऐसा है कि कई महीनों के बाद जाकर उन्हें मेंस्ट्रुअल फ्लोज आते हैं, जो कि पीसीओएस, पीसीओडी और तरह तरह की बीमारियों को दर्शाता है। चलिए बात करते हैं इसके अंदर कितने फेजेस आते हैं। जब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो इसके अंदर 4 तरह के फेजेस आते हैं। सबसे पहला फेज मेंस्ट्रुअल फ्लो फेज, जिसे हम मेंसेस बोलते हैं। यानी वो पीरियड जब आपको मेंस्ट्रुएशन फ्लो या फिर वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। ये स्टार्ट होता है डे 1 से लेकर डे 5 तक के बीच में। जब मेंसेस खत्म हो जाते हैं, वापस से मेंसेस को अकर कराने के लिए फिर से साइकिल स्टार्ट हो जाती है। और इस साइकिल का दूसरा फेज आता है आपका कट कर देना इसको। दूसरा फेज आता है इसका फॉलिकुलर फेज, एक ऐसा फेज जब ओवरी में ये फॉलिकल्स डेवलप होते हैं कि ताकि ओवम रिलीज हो सके। एक्चुअल में ये पूरा प्रोसेस oogenesis से इसलिए रिलेट कर रहा है क्योंकि ओवम के फॉर्मेशन के बाद ही मेंस्ट्रुअल फ्लोज आते हैं। अगर ओवम फर्टिलाइज होता है यानी फर्टिलाइजेशन होती है तो आपको मेंसेस नहीं होगी। लेकिन अगर जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, जब तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, तब तक आपको तब तक आपको मेंस्ट्रुअल फ्लोज आते रहेंगे, या यूं कहूं वेजाइनल ब्लीडिंग्स आती रहेंगी। थर्ड फेज आता है एक ऐसा फेज जिसके अंदर कॉर्पस ल्यूटियम अपने आप को डीजनरेट करता है। अब इस डीजनरेशन के पीछे भी एक अच्छा खासा रोल प्ले है। ये डीजनरेट होकर अपने न्यूट्रिशंस को वापस से सेल के लिए उसी एनवायरनमेंट में सॉल्युबलाइज कर देता है कि ताकि न्यूट्रिशन बाकियों को भी मिल सके। प्लस साथ साथ में डीजनरेट होते होते ये एक ऐसे हार्मोन को रिलीज करता है जो कि एंडोमेट्रियम वॉल को और उसकी थिकनिंग को मेंटेन रखती है, यानी उसे टूटने नहीं देती। और ये तब तक टूटने नहीं देती है जब तक कि फर्टिलाइजेशन ना हो जाए। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये मेंसेस टूट जाती है, कह सकती हूँ कि ये मेंस्ट्रुअल लाइनिंग या फिर एंडोमेट्रियम वॉल टूट जाती है और इसी के टूटने से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। और इसी की वजह से आपको क्रैम्प्स आ सकते हैं या आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आने वाले क्रैम्प्स भी डिपेंड करते हैं फीमेल की हेल्थ पर। अगर फीमेल जरूरत से ज्यादा वीक है, या फिर कहूँ मैं उसका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, या बहुत ज्यादा कमजोर है, वीकनेस है, आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो उन्हें क्रैम्प्स ज्यादा आते हैं, पेन ज्यादा होता है। लेकिन अगर एक विमेन का लाइफस्टाइल हेल्दी है, अच्छा बैलेंस डाइट लेती है, अपने आप को रेगुलर वर्कआउट में घेरे रखती है, तो ऐसे टाइम पर क्रैम्प्स का
आना और दर्द का होना थोड़ा कम हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं ल्यूटियल फेज के बाद आने वाला लास्ट फेज। वो फेज जब वापस से जो मेंसेस हैं स्टार्ट हो जाएंगे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे इन इवेंट्स के अंदर जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं या जिस हार्मोन का ज्यादा अच्छा रोल है उसके बारे में। इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर 4 तरह के हार्मोन एक्ट करते हैं, एलएच, एफएसएच, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एलएच जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच जिसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दो ऐसे हार्मोन्स हैं जो मेंसेस के खत्म होने के बाद से लेकर ओव्यूलेशन तक के पीरियड को संभालते हैं। ये दोनों ही अच्छी खासे अमाउंट में सिक्रीट होते हैं, बट इन दोनों ही हार्मोन्स में से एलएच हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो ओव्यूलेशन के टाइम पर यानी 14 डे से लेकर 15 डे के बीच में बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट में सिक्रीट होता है, जिसे हम एलएच सर्ज बोलते हैं। इसका सिक्रेशन भी इसलिए जरूरी है कि ताकि ओव्यूलेशन अच्छे से हो सके। ओव्यूलेशन को परफेक्टली होने के लिए प्लस अच्छी तरह से परफॉर्म करने के लिए एलएच का सिक्रेशन होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एफएसएच सिक्रेट नहीं होता, दोनों ही सिक्रेट होते हैं, लेकिन एलएच की पीक वैल्यू होने की वजह से हम इस पूरे के पूरे प्रोसेस को एलएच सर्ज बोलते हैं। जब ओव्यूलेशन का पीरियड आता है, ओव्यूलेशन के पीरियड के टाइम पर ओवेरियन इवेंट्स के अंदर ग्राफिन फॉलिकल में से ओवम या ऊटेड रिलीज होता है, और ये रिलीज ओवम या ऊटेड जब आगे बढ़ जाएगा, रिलीज हो जाएगा ओवरी से, तो उस टाइम पर फीमेल की ओवरी में रह जाता है सिर्फ और सिर्फ डीजेनरेटेड ग्राफिन फॉलिकल, जो आगे चलकर इसी डेज के टाइम पर धीरे धीरे डीजेनरेट होना शुरू हो जाएगा और एक येलो बॉडी फॉर्म करता है, जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम एक ऐसी येलो बॉडी है जो धीरे धीरे और भी ज्यादा डीजेनरेट होगी और भी ज्यादा कह सकते हैं श्रिंकिंग हो जाएगी, और श्रिंक होने पर ये अपने अंदर से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रीट करती है। पहले ओव्यूलेशन के टाइम पर एलएच और एफएसएच वर्क करते हैं। जब ल्यूटियल फेज आता है तो दो हार्मोन्स और अच्छे से वर्क करते हैं, एक ईस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरॉन। बट पहले के टाइम पर दोनों अच्छे से सिक्रीट हो रहे थे, लेकिन बात करें अगर ल्यूटियल फेज की तो यहाँ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के साथ कुछ अपोजिट खेल है। ईस्ट्रोजन की वैल्यू शुरुआत से ही काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्रोजेस्टेरॉन, लेकिन जैसे जैसे ल्यूटियल फेज आता है, ल्यूटियल फेज आने पर ग्राफियन फॉलिकल प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट बढ़ा देता है, यानी प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन बढ़ा देता है। प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन बढ़ाने का सबसे मेन रीजन है सिर्फ और सिर्फ एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन रखना, कि ताकि जब तक फर्टिलाइजेशन होता नहीं है, जब तक कि कंसीवनेस होती नहीं है, तब तक इस एंडोमेट्रियम वॉल को एकदम पक्का रखो, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन के होने के बाद ये प्रोजेस्टेरॉन अपने कह सकते हैं अपने सिक्रेशन रेट को कांस्टेंट कर लेता है। कांस्टेंट इन द सेंस कि फिर से प्रोजेस्टेरॉन डाउन नहीं होगा, क्योंकि अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये पूरे के पूरे जब तक एम्ब्रायो डेवलप नहीं हो जाता, जब तक फीटल डेवलप नहीं हो जाता, तब तक एंडोमेट्रियम वॉल को वैसा का वैसा थिक और नरिश रखेगा, कि ताकि डेवलपमेंट प्लस इम्प्लांटेशन का पूरा काम एक अच्छे और सटीक वे में हो सके। ठीक है, नजर डालिए इस ग्राफ पे तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले यूट्राइन इवेंट्स के अंदर मेंसेस के खत्म होने के बाद यानी फर्स्ट टू फिफ्थ डे के खत्म होने के बाद स्टार्ट होता है आपका ओव्यूलेशन पीरियड। ओव्यूलेशन पीरियड यानी वो पीरियड जब 14th डे और 15th डे के टाइम पर ओवम रिलीज होता है ग्राफियन फॉलिकल से। इस पूरे टाइम ड्यूरेशन के बीच में यानी 6 से लेकर 15th डे के बीच में जो पीरियड आ रहा है इसको हम क्या बोल रहे हैं, ओव्यूलेशन पीरियड। और इस टाइम पर ओवेरियन हार्मोन लेवल के अंदर कुछ चेंजेस हैं। सबसे पहले अगर बात करी जाए ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की, तो ये नॉर्मल सिक्रीट हो रहे हैं, इनकी एक क्वालिटी मेंटेन फॉर्म में है, बैलेंस फॉर्म में है और ज्यादा हायर नहीं है, साथ साथ सिक्रीट हो रहे हैं। लेकिन जब बात करोगे आपके एलएच और एफएसएच की, तो इसके अंदर एफएसएच शुरुआती दौर में ज्यादा होता है और एलएच कम होता है। बट जैसे जैसे ओव्यूलेशन का टाइम आता है यानी 14th डे और 15th डे का टाइम आएगा, उस टाइम पर एफएसएच वहीं पर रुक जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा और एलएच की वैल्यू बढ़ जाएगी। एलएच की वैल्यू बढ़ने पर ओव्यूलेशन इंड्यूस होता है, यानी ओव्यूलेशन का काम पूरा जारी रहता है। जैसे ही ओव्यूलेशन हो गया, ओवम रिलीज हुआ, एलएच वापस से डाउन हो जाएगा, यानी दोनों ही सिक्रेशंस वापस से क्या हो जाएंगी, डाउन हो जाएंगी। यानी अगर पूछा जाए कि एलएच सर्ज कब दिखता है तो कौन से डे पर दिखेगा, 14th डे से लेकर 15th डे के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं ओवेरियन इवेंट्स क्या क्या होते हैं। इस पूरे ही
6th से लेकर 14th डे या ओव्यूलेशन के फेज में ओवरी के अंदर प्रेजेंट फॉलिकल्स अपने आप को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप करते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स वो फॉलिकल्स हैं जो गर्ल्स के खुद के एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही उनकी ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वही फॉलिकल्स आगे चलकर ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप होंगे और जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल में से ओवम रिलीज हुआ, यही ग्राफियन फॉलिकल आ जाता है अब आपके ल्यूटियल फेज में, यानी सेकेंडरी फेज। ल्यूटियल फेज जो कि इस ग्राफियन फॉलिकल को येलो बॉडी में चेंज करेगा, जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम, और इस कॉर्पस ल्यूटियम का काम है सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन को सेक्रेट करना कि ताकि एंडोमेट्रियम वॉल उतनी की उतनी मेंटेन रहे। और इसके बाद अगर बात करी जाए, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो वापस से ये सिक्रीशंस डाउनफॉल में चली जाएंगी, जैसे पहले थी उसी सिचुएशन में चली जाएंगी, और फर्टिलाइजेशन ना होने पर आपको वेजाइनल ब्लीडिंग या फिर मेंस्ट्रुअल फ्लोज होते हैं। ये पूरी की पूरी लाइफ साइकिल 28 डेज पर डिपेंड करती है। इसे हम एक मंथ मानकर चलते हैं और हर महीने ये फ्लोज आना जरूरी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना एक वुमेन की हेल्थीनेस को दिखाता है, या कह सकते हो कि एक ह्यूमन जो विमेन है वो हेल्दी और वेल्दी है अपनी बॉडी से लेकर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसके आगे के इम्प्लांटेशन और फर्टिलाइजेशन के बारे में, वो प्रोसेस जो कि इस मेंस्ट्रुअल फ्लो को मेंटेन करके रखते हैं कि मेंस्ट्रुअल फ्लो होना ही नहीं है। अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वैसे ही आती रहेंगी। तो इम्प्लांटेशन और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कैसे होते हैं, और इसके बाद के इवेंट्स क्या है, ओवम का स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।